हाँ, तो देखिए, आज हमारी क्लास है 8 विज्ञान भारती थर्ड, जिसमें देखिए आज हमारा अध्याय है 15, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो आज देखिए हम आज की क्लास में कार्बन और उसके यौगिक जो हमारा अध्याय, आज हम इस अध्याय को समझेंगे। तो देखिए, जितने भी बच्चे हमारे बेसिक शिक्षा प्रदाता हैं, बेसिक शिक्षा प्रदाता में जितने बच्चे पढ़ते हैं, उसके लिए हमारी ये स्मार्ट क्लास है, जिसकी पावर पॉइंट को मैंने खुद बनाया है। और आज हम इस चैनल पर, जो मेरा यूट्यूब का फ्री चैनल है, जहाँ बच्चे आराम से इस चैप्टर का अध्याय देख सकते हैं और समझ सकते हैं बहुत आसानी से। क्योंकि स्कूलों में आजकल बहुत ज़्यादा काम हो गया है, बीएलओ का काम इतना हो गया है कि वो हम कर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारी देखिए बेसिक शिक्षा पद्धति की एक स्मार्ट क्लास है। तो देखिए आज हम यहाँ पर ये समझते हैं, बड़े ध्यान से कंटेंट को समझने सारे बच्चे। देखिए सबसे पहले देखो, हमें यहाँ पर ये समझना है कि कार्बन हमारा जैसा कि अध्याय है कार्बन और उसके यौगिक। तो सबसे पहले हमें ये समझेंगे कि आखिर में कार्बन क्या है। देखिए संसार में पाए जाने वाले सभी सजीवों, जैसे पौधों एवं जंतुओं तथा लगभग सभी भोज्य पदार्थों में उपस्थित होता है। तो अगर हम बात करते हैं कार्बन है क्या, तो कार्बन की अगर हम बात करें तो देखिए हम अगर बात करते हैं अपने संसार की, ठीक है, अगर हम अपने संसार में देखते हैं तो हमारे संसार के अंदर में देखिए जितने भी जीव जंतु हैं, सबको दिखाई दे, जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे, ठीक है, तो उसके अलावा बहुत सारी खाने वाली चीजें हैं, जैसे मतलब गेहूँ, बेजर, जौ, ज्वारा, ठीक, और भी बहुत सारे जो खाने वाले पदार्थ हैं, फल फ्रूट, जितने भी सारी चीज़ों की बात की जा रही है। तो हमारे पृथ्वी की हम देखिए बात करें तो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर देखिए जितने भी जीव जंतु हैं, इंसान से लेकर सारी बात करें, ठीक, सभी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे और जितनी भी जो खाने वाली सामग्री है, इन सब के अंदर हम ये कह रहे हैं, सबके अंदर में क्या है, कार्बन होता है। ठीक, इतनी बात को ध्यान रखें कि सबके अंदर में हमें क्या मिलेगा देखने के लिए, कार्बन मिलेगा। ठीक है, सब में क्या है, कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन का प्रतीक सी होता है। ठीक है, कार्बन को हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक, सी से प्रदर्शित करते हैं। अब हम अपने विज्ञान में जब भी कभी हम विज्ञान में पढ़ते हैं और जब भी कभी हमें सी का सिंबल दिखाई देता है या सी का अच्छा दिखाई देता है, तो हम आसानी से ये कह सकते हैं वो चीज़ क्या है, कार्बन दर्शाई है। ठीक है, कार्बन को हम शॉर्ट में सी से ही डिनोट करते हैं। कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कोर। देखिए कार्बन शब्द जो है वो उन्होंने लैटिन भाषा से लिया गया। ठीक, लैटिन भाषा वो है जो आज के समय पर डेड हो चुकी है, जिसमें अब किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो लैटिन भाषा का जो शब्द है उसका नाम है देखिए कार्बो। ठीक, उसका नाम क्या था, कार्बो। ठीक, तो कार्बो शब्द से बना है, इस कार्बो का अर्थ होता है कोल। कोल, कोल का मतलब काला, कोयला बिल्कुल। ठीक है, तो कार्बो शब्द है जो उस कार्बो का मतलब होता है कोल, कोल का मतलब होता है काली चीज बिल्कुल, यानी हम इसे कह सकते हैं जो बिल्कुल बेकार बेस्ट हो चुकी है, जिसको अगर हम डिकम्पोज करेंगे, यानी कि जब हम जलाएंगे तो उसमें से धुआं निकलता है। ठीक, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जितनी भी चीजें जिसे हम जलाने पर धुआं निकलता है, तो हम ये कह सकते हैं वो धुआं नहीं, कार्बन है। तो इतनी बात को देखिए हम सारे बच्चों समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, अब हमें बात करना है कार्बन की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, अगर हम कार्बन की उपस्थिति करते हैं तो पहले यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए पेंसिल में पाया जाने वाला काला पदार्थ जिससे काला निशान लगाते हैं। अब देखिए पेंसिल है, इस पेंसिल के अंदर हम गौर से देखिए, इस वाले की बात हो रही है। ठीक है, ये क्या है, पूरी पेंसिल है। ठीक, और इस पेंसिल के अंदर में जो काला पदार्थ है ये क्या है, कार्बन है। ठीक, ये कार्बन का बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेफाइट, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेफाइट। तो ये जो है काला पदार्थ है जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेफाइट।
तो किसका बना है? कार्बन का, ठीक है। उसके अलावा देखिए, लैंप के जलने से निकलने वाला काला धुआं या काले, अब कोई मान लीजिए लैंप जलाएंगे, तो अगर मान लीजिए मैं कोई लैंप जला रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो लैंप मिट्टी के तेल की हो, चाहे उसे मैं कड़वे तेल की जलाऊं, या आप किसी भी चीज़ की मोमबत्ती को जलाएं, आप किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो उसमें से जो निकलने वाला जो काला धुआं है, ठीक, जो निकलने वाला क्या है? काला धुआं, ठीक, सभी ने देखा है काला धुआं। तो जो निकलने वाला जो काला धुआं होता है वही क्या है? वही कार्बन है, ठीक। इसका मतलब कार्बन देखिए यहाँ भी उपस्थित है। कार्बन देखिए जो काला धुआं निकल रहा है, जो हम घर में अपने घरों में ग्रामीण क्षेत्र में मिट्टी के तेल का दीपक जलाते हैं लोग, तो उस दीपक में देखते हैं, तो उस दीपक को जहाँ जलाएंगे तो वहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा धुआं निकलता रहता है, ठीक है। तो वो धुआं क्या है? कार्बन है, ठीक है। आँख में लगने वाला काजल, अब हम आँखों में देखा होगा हमने लोगों ने, छोटे-छोटे बच्चे जो आते हैं विद्यालय में पढ़ने के लिए, तो उनके मम्मी जो हैं उनकी आँख में काजल लगा लेती हैं। और उसके अलावा भी हमने मेकअप में या जो शादी-ब्याह होता है तो उसमें दुल्हन को देखा होगा काजल लगाते हुए, लोगों को देखा होगा, ठीक है। तो काजल की बात करें तो काजल ये कैसा है दिखने में? काला, ठीक है। तो काजल जो है वो दिखने में कैसा होता है? ठीक, काजल कैसा दिखने में? काला। तो ये जितनी भी चीज काली है वो कार्बन की बनी है। लकड़ी को आंशिक रूप से जलाने पर प्राप्त कार, आंशिक रूप का मतलब होता है हल्का जला। अगर हम लकड़ी है, लकड़ी जल रही है, मतलब जल नहीं पाई पूरी मगर वो जल रही है, ठीक है। अगर वो जल रही है तो उसे आप गौर से देखें, उसमें से क्या निकलता है? तो उसमें से प्यारे बच्चों धुआं निकलता है, ठीक। तो जो धुआं निकल रहा है वो क्या है? कार्बन है। इतनी बात को ध्यान रखें, वो चीज क्या है? कार्बन है। उसके अलावा जितने भी सभी काले पदार्थ होते हैं सब में कार्बन होता है, ठीक है। अब बात करें, देखिए कागज है, कागज को जलाएंगे तो काला काली राख बन जाती है, धुआं निकलेगा, अर्थात कार्बन है। रबड़ की बात करते हो, रबड़ को जलाएंगे, जलने के बाद काली पड़ जाती है और उसमें से धुआं निकलता है, तो कार्बन है। टायर की बात करेंगे, इसी भी जलाएंगे तो बहुत ज्यादा धुआं निकलेगा, अर्थात कार्बन है। कपड़े, तेल, साबुन, ईंधन, इन सारी चीज़ों की अगर हम बात करते हैं तो हम प्यारे बच्चों यहाँ पर ये कह सकते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर में क्या है? कार्बन पाया जाता है, ठीक। तो कार्बन हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं ज़्यादातर कंडीशन में हमें किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं उसके अंदर में क्या है? कार्बन होता है। इतनी बात को आप ध्यान रखें। ये सब मेरा यूट्यूब पर फ्री क्लास चलती है। अब बच्चे जितने भी बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चे हैं, अगर वो मेरे इस चैनल को देखेंगे तो उन्हें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले आप किताब को भी पढ़ लिया है, सब किताब का लिखा हुआ। अब हम देखते हैं कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप, अपर रूप का मतलब क्या होता है? देखिए, अपर रूप का मतलब होता है एक चीज की, आप समझो, एक चीज के भिन्न भिन्न रूप, ठीक है। एक चीज के भिन्न भिन्न रूप, ठीक। चीज एक ही है लेकिन उसके रूप दो हैं, ठीक। चीज एक ही होती है लेकिन रूप क्या है उसके? दो हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कार्बन के हमें कई रूप देखने के लिए मिलते हैं। एक तो मुझे मिलता है वो क्रिस्टलीय रूप में देखने के लिए, और दूसरा मुझे उसका रूप देखने के लिए मिलता है अक्रिस्टलीय रूप में। चीज एक ही है लेकिन उसके रूप दो हैं, ठीक। चीज क्या है? चीज हमारे पास एक ही है लेकिन उसके रूप कितने हैं? दो होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। अब देखो क्रिस्टलीन बात करते हैं तो यहाँ कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे। अगर क्रिस्टलीन रूप हम उसे कहते हैं जहाँ पर जो कार्बन लगे होते हैं, ठीक। तो जहाँ पर देखिए जितने भी हमारे ये कार्बन होंगे, जितने भी कार्बन होंगे वो कार्बन क्या है? एक निश्चित क्रम में लगे होंगे। वो कार्बन किस में लगे होंगे? एक निश्चित क्रम में, ठीक है। तो वो कार्बन किस क्रम में होते हैं? निश्चित क्रम में लगे होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए निश्चित क्रम में लगे हुए, जैसे मान लीजिए ग्रेफाइट है आपका, ठीक, पेंसिल में लगा हुआ होता है, ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट है। दूसरा कि आपका हीरा है, दूसरा क्या है आपका? हीरा। तीसरा है फ्लोरीन। ये सारी चीजें बात करें तो ये कार्बन की बात करें तो ये क्रिस्टलीय रूप है। ये कार्बन का क्या है? एक क्रिस्टलीय रूप, कार्बन का क्रिस्टल। यहाँ पर कार्बन मुझे क्रिस्टल्स के रूप में देखने के लिए मिलती है। अब अक्रिस्टल, अक्रिस्टलीय मतलब उसे कहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई क्रिस्टल रूप ना हो, ठीक।
सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझें और जानें। जिसके अंदर कोई भी क्रिस्टल रूप हो, अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, यहाँ पर कार्बन जो अरेंज होते हैं उनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। ठीक है, वहां तो निश्चित क्रम था, लेकिन यहाँ पर क्या है, निश्चित क्रम नहीं है। तो यहाँ पर तो निश्चित क्रम है, लेकिन यहाँ पर निश्चित क्रम नहीं है। तो देखिए, यहाँ कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है। जैसे मान लीजिए चारकोल, जैसे मान लीजिए चारकोल, ठीक, जैसे कि चारकोल जानते हो, चारकोल, चारकोल होता है, काला काला होता है। जैसे मान लीजिए हम लोहा है या किसी के ऊपर पेंट सा कर दी रही, तो वो चारकोल होता है। ठीक है, जैसे काजल है, जैसे कि कोक है, उसके अलावा कार्बन की गैस है। तो यहाँ पर कार्बन किसी भी रूप में अरेंज नहीं है। ठीक, अब हम मुझे चारकोल के हमें तीन रूप देखने के मिलते हैं। एक तो चारकोल मुझे काष्ठ चारकोल के रूप में मिलेगा, ठीक, लकड़ी का। दूसरा देखिए, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, तो लकड़ी का चारकोल मिलेगा। ठीक है, ठीक। दूसरा जंतु चारकोल, जंतु का मतलब जीव जंतु, हम बात करें जीव, यहाँ पर जंतु का क्या मिलेगा, चारकोल। ठीक, उसके अलावा शुगर चारकोल, शुगर का मतलब चीनी वाला होता है। ठीक, शुगर, यहाँ पर शुगर बहुत मिलेगी देखने के लिए। ठीक है, तो मुझे चारकोल के तीन रूप देखने के लिए मिले। अब हमें थोड़ा यहाँ पर समझना है कि अपर रूप क्या है। अपर रूप के बारे में देखिए, मैंने अभी बताया तुम्हें, एक ही चीज के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, इसमें एलोट्रॉप्स कहते हैं। मतलब चीज एक है, लेकिन उसके क्या है, रूप अलग अलग है। ठीक, जैसे मान लीजिए आलू देखा, आलू, आलू को देखते हैं तो आलू के मुझे कई कंडीशन देखने के लिए मिलती है। अगर खेत के अंदर है तो वो कच्चा है। ठीक, दूसरी बात, आलू की अगर हम उबाल लेंगे तो उसकी सब्जी बना सकते हैं। उसके अलावा आलू की हम चाहे तो चिप्स बना सकते हैं। चीज़ तो एक ही है, लेकिन उसके रूप अलग अलग है। ठीक है, चिप्स बना सकते हैं। उसके अलावा हम आलूओं को उबाल करके सुखा लेते हैं, तो सब्जी हम सुखाने के आलू भी बनाते हैं। तो सुखा करके जब आलू बनाते हैं तो उसकी सब्जी का स्वाद मुझे कुछ और मिलेगा। कच्चे आलू की सब्जी बनाएंगे तो उसका स्वाद मुझे कुछ और मिलेगा। उसके अलावा उसी आलू को मैं काफ़ी दिनों तक कोल्ड स्टोर में रख दूँ, उसके बाद में उसकी सब्जी बनाऊँ तो मुझे उसका स्वाद कुछ और मिलेगा। चिप्स के साथ उसका स्वाद कुछ और मिलेगा, भुजिया के साथ उसका स्वाद कुछ और मिलेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई आलू है, आलू को हम भिन्न भिन्न रूपों के हिसाब से पकाकर खाते हैं तो मुझे उसका भिन्न भिन्न स्वाद देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ठीक हम इसी प्रकार से बात कर रहे हैं कार्बन की। आप थोड़ी सी बात को समझ लीजिए, कार्बन, तो कार्बन की बात करें तो कार्बन के भी अलग अलग रूप होते हैं। पृथ्वी के अंदर कोई ज्यादा गहराई या किसी के साथ ऐसे रिएक्शन हो जाती है कार्बन के साथ, तो हीरा बन जाता है। कोई कार्बन ऐसा होता है जो कम होता है तो कोयला बन जाता है। ठीक, किसी कोई ज़्यादा जटिल नहीं हो पाता है तो उसे ग्रेफाइट बन जाता है। तो चीज़ एक है, लेकिन वो समय के अनुसार या समय के साथ उसमें धीमे धीमे हमें परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। ठीक, तो अपर रूप का मतलब होता है एक चीज के भिन्न भिन्न रूप। आप ये समझिए, ठीक है, सीधी बात आप समझिए, एक चीज के भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न रूप, यानी चीज एक है बट उसके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। जब कोई पदार्थ हमें प्रकृति में, ठीक है, थोड़ा प्रकृति में भिन्न भिन्न रूपों में देखने को मिलता है तो उसे पदार्थ का हम अपर रूप कहा जाता है। तो उसे पदार्थ का क्या कहा जाता है, अपर रूप। मतलब कोई भी पदार्थ है हमें प्रकृति में वो भिन्न भिन्न रूपों में देखने के लिए मिलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, इससे देखिए यहाँ पर कार्बन की ऐसी जटिल संरचना है, और वो जटिल संरचना बहुत समय बाद ऐसी कन्वर्ट हो गई है कि वो चीज क्या है, हीरा बन गई है। ये बहुत क्या है, महंगा, ये क्या है, बहुत महंगा। चीज एक ही है, बट यहाँ पर कार्बन इस प्रकार से अरेंज हो गए, इसके ऊपर से जो कार्बन होते हैं उन कार्बन का आकर्षण बल यहाँ पर इतना अधिक है, इतना अधिक है, जिसकी वजह से ये एक ऐसी संरचना बन गई जो आज के समय पर बहुत ज्यादा महंगी है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए हीरा, हीरा की बात। दूसरी बात करते हैं हम ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की देखते हो, ये भी देखिए काला है, ये भी कार्बन की ही एक संरचना है। ठीक, ये इतना महंगा नहीं है बट है काला। उसके अलावा देखिए बात करते हैं काली की। काली का मतलब होता है कि मान लीजिए हम कहीं पर भी दिया जला रहे हैं, दिया जल रहा है तो दिए का धुएं से वो सारी चीज़ काली हो जाती है। या मान लीजिए हमने बहुत सारे अपने घर देखे,
तो घर देखें तो घर में क्या होता है, जब माताएं बहनें रोटी बनाती हैं तो उस घर में धुआं चलते चलते मकान क्या है, काला हो जाता है। ठीक है, छत काली हो गई, दीवारें काली हो गई, तो सब क्या है, सब काले काला इतना हो जाता है बहुत ज़्यादा, सब क्या है, कार्बन है। ठीक, बाजार में भी भिन्न भिन्न प्रकार के जो काले रंग देखने के लिए मिलते हैं वो सब क्या है, एक कार्बन ही होता है। ठीक, वो सब क्या है, एक कार्बन ही होता है, इतनी बात को ध्यान रखें। अब थोड़ी सी बात करते हैं उसके अलावा, देखिए कोयला, कोयला की बात करते हैं तो कोयला भी क्या है, कोयला भी कार्बन का ही एक अपर रूप होता है। अब हम बात करें हीरा और ग्रेफाइट, अगर हम दोनों को देखें तो दोनों की संरचना में मुझे अंतर देखने मिलेगा। ठीक, ये है मेरे पास हीरा और ये है हमारे पास ग्रेफाइट। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं हीरा की यानी कि डायमंड की, डायमंड की, ठीक है, डायमंड, और ये है मेरे पास ग्रेफाइट। कार्बन एक ही है लेकिन कार्बन के दो भिन्न भिन्न रूप हैं। ये थोड़ी अच्छी संरचना है, महंगी चीज है, और ये क्या है, कम कॉस्टली। दोनों की संरचना में मुझे अंतर देखने के लिए मिलता है। अब हम देखते हैं कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप, कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक, क्रिस्टलीय में कौन सा था, क्रिस्टलीय में मेरा था हीरा था, ग्रेफाइट था, फ्लोरीन था। अक्रिस्टलीय में जैसे लकड़ी का कोयला, कोई लकड़ी है, जैसे मान लीजिए ये है लकड़ी, लकड़ी जल रही है तो आप से गौर से देखें, इसका जो कोयला है तो वो क्या है, वो क्या है, ठीक, वो कोयले का है, कार्बन का एक अपर रूप है, अक्रिस्टलीय रूप है। तो लकड़ी का कोयला, ठीक, कास्ट चारकोल बोलते हैं इसे। ठीक है, उसके अलावा जंतु चारकोल, ठीक, जंतुओं के जलने से या जंतुओं के दहन से हमें जो प्राप्त होने वाला है उसे क्या कहते हैं हम, जंतु चारकोल। ठीक है, शुगर चारकोल, ठीक, कैरामिक। उसके अलावा लैंप ब्लैक, कालिक, यानी कि जो भी कोई दिया जल रहा है तो दिया के जलने से जो हमें कालिक मिलती है, जो काली काली चीजें मिलती है, जैसे दिया देखा आपने, किसी अलमारी के अंदर रख देते, छोटी छोटी अलमारी होती है तो दिया जलता रहता है, जलता रहता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा काला काला जो होता है सब, उस अलमारी के अंदर, छोटी सी अलमारी होती है उसमें क्या सब कुछ काला काला सा एकदम हो जाता है, धुआं की वजह से काला काला हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लकड़ी की, कोयले की। ठीक है, लकड़ी का कोयला जिसे हम कास्ट चारकोल बोलते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, कास्ट चारकोल। जब लकड़ी को कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, ये लकड़ी है, इस लकड़ी को हम कब जलाएंगे, जब क्या है, कम ऑक्सीजन हो। ठीक, कम ऑक्सीजन हो, ठीक, कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कम, तो जब कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लकड़ी को जलाते हैं तो हमें कास्ट चारकोल प्राप्त होता है। ठीक, तो हमें क्या मिलता है, कास्ट चारकोल। यह विधि भंजक आसवा कहलाती है। जब कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाएंगे तो ये चीज पूरी विधि क्या है, पूरा मेथड क्या है, भंजक आसवन। इस पूरे मेथड को हम क्या कहेंगे, भंजक आसवन कहेंगे। ठीक, तो हमें बाद में क्या, कोयला प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होगा, कोयला प्राप्त होता है। अब कास्ट चारकोल के कुछ गुण भी समझ लेते हैं। कास्ट चारकोल के गुण, कास्ट चारकोल मतलब लकड़ी के जलने से जो प्राप्त होने वाला कोयला होता है उसी को हम कहते हैं कास्ट चारकोल। इसी को हम पीस देंगे, पानी मिला देंगे, चारकोल बन जाएगा। ठीक है, कास्ट चारकोल। तो पहली बात की बात करते हैं, कार्बन है तो काले रंग का तो होगा ही, ये बात को ध्यान रख लें आप। देखिए कार्बन है तो काले रंग का तो होगा ही। ठीक, यह जल से हल्का होता। अगर मैं लकड़ी के कोयले को किसी पानी से भरे हुए बर्तन में डाल दूं, या मैं तालाब में डाल दूं, या कोई ऐसा बड़ा बर्तन है पानी उसमें डाल दूं, तो कोयला ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक बड़ा बर्तन ले ले हम यहाँ पर और इसमें पानी भरा है, इसमें कोयला को डाल दें तो कोयला ऊपर तैरता रहेगा। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसे को हम देखो जला सकते हैं, बाद में जलाने के बाद हम इसको रोटी सेक सकते हैं। आज के समय पे तो ये है कि बिजली की आयरन आने लगी है, मतलब कपड़े के ऊपर जो इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, अब बिजली की आने लगी, पहले नहीं थी। तो पहले हम गांव में इसी से ही कोयले को गर्म करके इसी से अपने कपड़ों पर इस्त्री किया करते थे लोग, आज भी करते हैं गांव में। ठीक, यह जल के शोधन अर्थात शुद्धिकरण हेतु भी प्रयोग किया जाता है। जैसे ये है कालिक,
मान लीजिए ये मेरे पास पानी है, गंदा पानी, ये देखो पानी क्या है, गंदा पानी, ये है गंदा पानी, ठीक। अब इस गंदे पानी को देखिए मैंने तरह यहाँ पर देखिए पत्थर के, कंकड़ पत्थर के टुकड़े डाले, ठीक है, यहाँ पर कुछ मैंने और भी बालू के टुकड़े डाले, उसके सबसे नीचे मैंने यहाँ पर कोयले के टुकड़े डाले, ठीक है, कोयले के टुकड़े, कोयले के टुकड़े, कोयले के टुकड़े, तो कोयले के टुकड़े को डाल, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं पानी धीमे 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 छनता हुआ जाता है, जिससे हमें यहाँ पर क्या है, शुद्ध पानी मिलता है, ठीक, शुद्ध पानी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, हम कोयले को पानी के शुद्धिकरण के लिए भी क्या है, हमेशा प्रयोग करते हैं कोयले को, ठीक है, काष्ठ चारकोल, जंतु चारकोल, जंतु चारकोल, यह जंतुओं की हड्डियों के भंजक आसवन से बनाया जाता। अब ये चीज मान लीजिए यह जंतुओं की हड्डियां हैं, ठीक है, तो जंतुओं की हड्डी को भंजक आसवन का मतलब जंतुओं की हड्डियों को हम कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इन हड्डियों को जलाएंगे तो इससे मिलने वाली जो मुझे मटेरियल होगा वो क्या होगा, मेरे पास जंतु चारकोल, जंतु चारकोल। तो यहाँ पर हड्डी, वहां पर मैंने लकड़ी जलाई थी कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मुझे कोयला मिला था जिसे मैं क्या कहता था, काष्ठ चारकोल। यहाँ पर मैंने जंतुओं की हड्डियों को जला रहा हूँ, ठीक है, कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम जो चीज कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाई जाती है उसे हम कहते हैं भंजक आसवन, ठीक। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, जंतु चारकोल, ठीक। जंतु चारकोल में कैल्शियम फॉस्फेट के साथ कार्बन लगभग 12% होता है। जब यहाँ पर जलाएंगे तो कैल्शियम तो मुझे मिलेगा ही, लेकिन कैल्शियम के साथ साथ मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 12% कार्बन भी होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट के साथ में मुझे क्या मिलेगा, 12% कार्बन। जंतु चारकोल के गुण, अब जो जंतु चारकोल बनाया उसके गुण क्या है, देखिए इसके तो बहुत ज्यादा गुण है। देखिए इसका प्रयोग चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने के लिए किया जाता है। अब हड्डियां जला करके जो मुझे कैल्शियम फॉस्फेट मिला है उसमें कार्बन है बट 12% है, कम है, उसे मैं क्या करूँगा, जहाँ चीनी उद्योग में जाते हैं तो जहाँ पर चीनी बनती है तो उस चीनी को, गन्ने से चीनी बनाने, तो गन्ने का रस होता है काला काला, उस काले रस में मैं उसे मिला देता हूँ, तो जिसकी वजह से क्या है, उसका रंग क्या है, तो काला होता है। काले से क्या मतलब, वो रंगीन हो जाता है, उसका कोई रंग नहीं रहता, फिर वो आप ये समझ लीजिए साफ हो जाता है, ठीक है। इसका उपयोग फास्फोरस के यौगिक बनाने में भी किया जाता है। शुगर चारकोल, शुगर चारकोल जिसे हम कहते हैं कैरामेल, जब चीनी की क्रिया सांद्र गंधक के अम्ल के साथ की जाती है, अब ये है मान लीजिए चीनी, ठीक है, ये है चीनी, जब चीनी की हम क्रिया है का सांद्र, ठीक, गंधक H2SO4 के साथ में की जाएगी, जब चीनी है तो चीनी की, चीनी मान लो कहीं गर्म कर रहे हो उसमें मैं थोड़ा सा गंधक का अम्ल डाल दूंगा तो उसमें से क्या होगा, तो गंधक का अम्ल चीनी की से पानी को अवशोषित करेगा, तो ये चीनी, चीनी में से क्या है, पानी को अलग कर लेगा, ठीक है, इस पानी को अलग रिलीज कर देगा, ठीक। और जो शेष बचा हुआ मटेरियल वो क्या होती है, हमारे पास कार्बन होती है, ठीक, और वो क्या होगी, कार्बन होगी, ठीक, और शेष बचा पदार्थ मेरे पास कार्बन होगा। लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक का मतलब होता है जो लैंप हमने जलाई है उससे मिलने वाला जो काला काला पदार्थ होता है, जो वहां पर काली, जैसे लैंप है, जैसे लैंप का ये थी कि इस शीशे के ऊपर बहुत काला काला ये शीशा हो गया है, तो शीशा कैसा हो गया, ये काला, तो काला का मतलब क्या है, वहां पर कार्बन जमा हुई है, मतलब कालिक जमा हो गई है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लैंप ब्लैक का मतलब कालिक, जैसे कि ये है कालिक। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, ज़्यादातर हमें ग्रामीण क्षेत्रों में ही लोग मिलते हैं जहाँ पर मिट्टी के तेल के दीपक जलाते हैं। अब तो थोड़ा ये है कि सरकार की अच्छी मेहरबानी हो गई है, सो गांव गांव में लाइट पहुंच गई है, तो अब ज़्यादातर नहीं जलाते लोग। तो अब बैटरी का बल्ब, सोलर लाइट वगैरह सब कुछ आ गई है, मगर पहले बात करते हैं हम 30-35 साल पहले की, तब सब कुछ था, हम भी गांव में इसी से ही पढ़ते थे उस समय, बहुत छोटे थे, 90-92 में हम भी इसी से पढ़ते थे। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल
के दीपक का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रात को जब अंधेरा हो जाता था तो मिट्टी का तेल हमने लैंप में डाल दिया और उसे जला दिया, इससे पढ़ते थे। उजीता भी हुआ करता था, घर में प्रकाश होता था। ठीक, मिट्टी के तेल के दीपक के जलने से प्राप्त काला पदार्थ ही काला होता। अब ये जलेगा जब तेल, जैसे मान लीजिए दीपक जलेगा तो इससे आसपास हमें काला काला हो जाएगा। ठीक, जिस छोटी सी अलमारी होती है उस अलमारी में हम रख देते तो पूरी अलमारी काली हो जाती है। ठीक है, इस कालक में 98 से लेकर 99% कार्बन होता है। तो यहाँ पर इसमें 98 से लेकर 99% मुझे कार्बन ही देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो कार्बन है, कालिक है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ठीक, लैंप यानी कि कालिक का उपयोग। अगर मैं कालिक की बात करूँ तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, मान लीजिए कि प्रिंटर है, ये है मेरे पास प्रिंटर। तो प्रिंटर की शाही बनाने में, प्रिंटर की देखा हमने, फोटो स्टेट कराने के लिए जाएंगे या कोई भी प्रिंट कागज निकलवाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, काला काला निकलता है, तो वो स्याही कहाँ से बन के आ रही है? इसी कालिक की बन के आती है स्याही। उसके अलावा जूते की पॉलिश, जूते की अगर हम बात करते हैं, जूते की देखिए आपने पॉलिश देखी है, मोची को आपने देखा होगा, वो जूते पे पॉलिश करता है। उसके अलावा चमड़े के जितने भी जूते होते हैं जिसपे पॉलिश करके उसे चमकाया जाता है, तो उसको भी क्या है, कार्बन का ही बनता है। उसका रबड़ के टायर, ये देखिए रबड़ के टायर काले होते हैं, कार्बन तो होगा इसमें, जब जलाएंगे तो धुआं भी बहुत निकलता है। ठीक है, इस जगह कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप। ठीक है, अब क्रिस्टलीय अपरूप के बारे में पहले बताया था, एक तो ग्रेफाइट होता है हमारा, एक हीरा है, और एक क्या है, फुलेरिन। ठीक, दूसरी बात ये है यहाँ पर कि जो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होगा उसमें कार्बन किसी न किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे। अब यहाँ पर ग्रेफाइट की संरचना देखिए, तो देखिए कार्बन किसी न किसी संरचना में व्यवस्थित है। ठीक है, ठीक, तो कार्बन यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग, तो ये कार्बन की क्या बनेगी, परत बनेगी। ठीक, अब हीरा देखिए, हीरा की अलग स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखिए कार्बन, एक कार्बन है, वो यहाँ पर देखिए 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी एक कार्बन है, ये भी 3 से जुड़ेगा जाकर, अब ये जाकर के 3 से जुड़ेगा, अब ये है, ये जाकर के 3 से जुड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जुड़ता जाता है। इसी प्रकार से फ्लोरीन को दिए थे, फ्लोरीन में भी कार्बन एक दूसरे के साथ में जुड़ता हुआ जाएगा, जिससे एक फुटबॉल जैसी संरचना बन जाती है। अब हम बात करें पहले ग्रेफाइट की, बात करें पहले ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट शब्द ग्रीक भाषा के ग्रेफा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लिखना। देखिए ग्रेफाइट का मतलब होता है, ग्रीक भाषा शब्द लिया गया ग्रीफा, और ग्रीफा का मतलब होता है, ग्रीफा का मतलब होता है लिखना। अर्थात हम ये बात कह सकते हैं ग्रेफाइट का काम क्या होता है, लिखना, लिखने के लिए उसे प्रयोग किया जाता है। यह 2D स्ट्रक्चर समतलीय कार्बन की परतें होती है। देखिए एक तो देखिए कार्बन की परत ये देखिए यहाँ पर कार्बन देख लीजिए, ये देखिए कार्बन षटकोणी में जुड़े हुए हैं। ठीक है, कार्बन देख लीजिए, ये देखो कार्बन, ये देखो कार्बन, जो ये देखो कार्बन, ये कार्बन की एक परत ये हो गई। ठीक, दूसरी कार्बन की परत देखिए ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। ठीक, तीसरी कार्बन की परत ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। तो अब गौर से देखिए इसमें क्या है, कार्बन की एक 2 डायमेंशन, ठीक, 2 डायमेंशन मतलब होगा केवल 2 दिशीय में क्या होता है, उसकी कार्बन की परतें जुड़ी होती है। ठीक है, प्रत्येक परत पर 6 कार्बन परमाणु षटकोणीय छल्ली के रूप में व्यवस्थित हो। ये देखो 6 कार्बन परमाणु, 1 2 3 4 5 6 षटकोणीय में। ठीक है, अब इसके साथ जुड़े होंगे, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5, इस प्रकार षटकोणीय में जुड़े होंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक दूसरे के बीच में क्या मिलेगा मुझे, यहाँ की अगर ब्रेक हाइट की बात करें तो यहाँ पर क्या मिलता है मुझे, वीक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेफाइट के अंदर। ग्रेफाइट के अंदर कार्बन तो है, लेकिन वो कार्बन परमाणु की परतें एक दूसरे के साथ में कैसे जुड़ रही हैं, बहुत क्या है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए वो आसानी से टूट जाता है। अब देखिए यही तो तुम्हें बताया था, देखिए रिंग का प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब कोई भी कार्बन का एक परमाणु, अब रिंग का कोई भी प्रत्येक कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु की बात करें, ठीक है, एक कार्बन परमाणु क्या होता है, 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके जुड़ा हुआ। ठीक है,
ऐसे करके, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि संरचना है तो एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा, और एक यानी कि एक ये वाला कार्बन 3 कार्बन पर जुड़ा हुआ है, ठीक। कोई भी आप उठा लीजिए वो क्या है, 3 से जुड़ा हो, जैसे मान लीजिए एक इधर से जुड़ा है तो एक इधर की साइड पर 1 से जुड़ जाएगा, ठीक। तो ऐसे करके हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसमें क्या है, प्रत्येक कार्बन यानी कोई भी एक कार्बन क्या है वो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। अब ये वाला जाएगा आगे, तो ये वाला आगे जाकर के इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा और इससे जुड़ेगा, ठीक है। तो एक कार्बन परमाणु वो अन्य जाके 3 कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है, ठीक। ऐसे करके संरचना बनती आती है, ये जाएगा, ये आएगा। अब ये देखिए इससे था जुड़ा, इससे था तो इससे जुड़ा हुआ, ठीक है। इस प्रकार से जुड़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है। और इनके बीच में मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन कार्बन परमाणुओं के मध्य देखो लिखा है, मध्य दुर्बल आकर्षण बल होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से बहुत आसानी से टूट जाता है। यही सबसे बड़ा मैन इसका क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए क्या मिलता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है ग्रेफाइट के लिए कि इसके अंदर मुझे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। और जब भी कभी कोई ऐसी चीज हो जिसके अंदर में मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो वहां पर करंट प्रवाहित हो सकता है, हो सकता नहीं होता है, ठीक। थोड़ा मैं भी गलत बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो ऐसी कोई चीज जिसके अंदर मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कि एल्युमिनियम की चीज़ है, एल्युमिनियम के अंदर मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें करंट क्या है, आसानी से मूव कर जाता है, ठीक। तांबा है, लोहा है, स्टील है, ठीक, पीतल है, इन सारी चीज़ों के अंदर में, चांदी है, सब के अंदर में क्या मिलता है मुझे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन रबड़ के अंदर बात करता हूँ, प्लास्टिक, मान लीजिए पेन है मेरे पास प्लास्टिक का, इस पेन के अंदर मुझे में किसी भी प्रकार के फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जिसके अंदर मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हैं वहाँ करंट नहीं दौड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा है इसमें हमारी एससीईआरटी के बुक में, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। अर्थात ग्रेफाइट के अंदर हम देखेंगे तो मुझे वहाँ पर करंट देखने के लिए मिल जाता है। बताएंगे, यह विद्युत का सुचालक होगा। जब वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए मिलते हैं तो वो विद्युत का सुचालक अवश्य होगा, ठीक। और जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे वहां विद्युत का सुचालक वो चीज नहीं होती, ठीक। इसका गणना 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रेफाइट का उपयोग, देखिए ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रोड का मतलब समझते हो, मान लीजिए कि मैं अपनी लैब में जाकर के कोई प्रैक्टिकल कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोड बना लेता हूँ, कैथोड बना लिया मैंने, एक क्या बना लिया हमने, कैथोड, और एक क्या बना लिया मैंने, एनोड। इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। उसके अलावा हमने वेल्डिंग वाले को देखा, वेल्डिंग वाला, अगर वेल्डिंग वाले की अगर बात करें, वेल्डिंग, ठीक, वेल्डिंग वाला देखा है तो वो रॉड जलाता रहता है जिससे वेल्डिंग करता है, वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। ये देखिए ग्रेफाइट की, ये है रॉड, रॉड का वेल्डिंग रॉड। ये देखिए सेल या बैटरी प्रयुक्त, और ये सेल देखा, सेल, सेल को आप तोड़ोगे तो इसके अंदर ये देखिए मुझे काला काला एक रॉड मिलेगी इसके अंदर छड़, ठीक, तोड़ते ही वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। पेंसिल लिखते हैं वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की बनी होती है तो इसके अंदर मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें करंट आ जाता है। इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोड बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। इस वजह से हम इसको वेल्डिंग की रॉड बना लेते हैं, ठीक, ये देखो वेल्डिंग की रॉड बनी हुई है, ठीक। और इसीलिए हम इसका प्रयोग किसमें करते हैं, एक बैटरी के सेल में, ठीक। तो पेंसिल में भी उपयोग किया जाता है, यह स्लेटी रंग का काला चिकना पदार्थ होता है, इसलिए लुब्रिकेंट के रूप में भी इसे प्रयोग कर सकते हैं। देखिए काला पदार्थ है तो ये चिकनाई के लिए भी हम इसे यूज कर, लुब्रिकेंट होता है चिकनाई के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट का प्राप्त स्थान देखिए, चीन में बहुत मिलता है ये, भारत में मिलेगा, श्रीलंका में मिलेगा, उत्तर कोरिया में, मैक्सिको मिलेगा। लेकिन अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो भारत में देखिए मुझे बिहार में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में, पश्चिमी बंगाल में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, यहाँ पर मुझे देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलता है। यानी कि हमारे भारत में भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ग्रेफाइट प्राप्त होता है। अब हीरा की बात करते हैं।
हीरा की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि हीरा क्या है। देखिए, हीरे में प्रबल त्रिविमीय कठोर संरचना है। हीरा क्या है, इसके अंदर में 3 डायमेंशन है, ठीक है। 3 डायमेंशन का मतलब इधर, इधर और इधर, ठीक है। मुझे 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन लिखना, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या है, 3D स्ट्रक्चर होती है, 3D स्ट्रक्चर संरचना, ठीक। 3D संरचना होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर मुझे देखने के लिए कार्बन की, देखिए इसमें कार्बन का एक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ करके जाल जैसी संरचना। अब इसमें कार्बन का ये देखिए एक परमाणु, ये देखिए मानिए ये है कार्बन का एक परमाणु। अब ये कार्बन का एक परमाणु अन्य 4 से जुड़ जाएगा, ठीक है। ये जुड़ गया, ये जुड़ गया और एक इधर जुड़ गया, ठीक। तो यहाँ पर एक कार्बन परमाणु है वो 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है। बट ग्रेफाइट में क्या था कि एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ रहा था। यहाँ पर एक कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु मतलब ये है, ये क्या है, एक कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु, एक अब ये 1 2 3 4, 4 अन्य से जुड़ रहा है, ठीक है। वहां एक 3 से जुड़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जुड़ करके एक जाल जैसी संरचना बनाता जाता है, ठीक। ये देखो जाल जैसी संरचना बन गई है, ठीक है। दूसरी बात, जब ये आपस में जुड़ता जाता है तो जैसे जैसे ये जुड़ता जाएगा तैसे इसके बीच में मुझे क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी बताते हैं, ठीक है। यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने बात की थी, यहाँ पर जो कार्बन परमाणु जो एक है वो इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसे 4 से जुड़ता जाता है, ठीक। इस प्रकार से जुड़ करके एक जाल जैसी संरचना बना लेता है। तो यहाँ पर जो कार्बन परमाणु, जैसे मान लीजिए एक कार्बन परमाणु एक इधर से जुड़ गया, एक इधर से जुड़ जाएगा, एक इधर से जुड़ जाएगा, एक इधर से जुड़, तो हमें यहाँ पर ये कैसे ऐसे धीमे धीमे एक ये इधर से जुड़ गया, ये इधर से जुड़ गया, ये इधर से जुड़ गया, ठीक है। और एक इधर से जुड़ गया, ठीक है। ऐसे करके ये जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक। अब एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ऐसे करके। तो इनके बीच में अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे देखने के लिए, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा, इसमें देखो लिखा है, इसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल मिलता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेफाइट में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस बात का ध्यान रखें। ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ था, जब हीरे के अंदर में एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ करके एक जाल जैसी संरचना बना देता है। हीरे के अंदर में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है प्यारे बच्चों, कि ये आसानी से नहीं टूट सकता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, कठोर होता है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार के मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं यह विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट में क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे, लेकिन डायमंड में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हैं। डू नॉट फाउंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डायमंड, दे कैन नॉट मूव इजीली, सो दीज आर द नॉट कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है, कंडक्ट नहीं है, सुचालक नहीं, कुचालक होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, करंट नहीं दौड़ सकता है। हीरे का उपयोग, हीरे का उपयोग तो सभी जानते हैं, हीरा एक बहुत कीमती चीज है। इसे कीमती चीज होने की वजह से हम इसे ज्यादातर आभूषण में यूज करते हैं। पहली बात अगर बात करें तो कांच काटने एवं धातुओं में छेद करने के लिए भी इसे प्रयोग किया जाता है। कांच की दुकान पर आप कभी भी जाना तो जाकर के देखो तो कांच काटने के बाद देखिए ऐसी एक कलम होती है, इसमें हीरा होता है लगा हुआ, ठीक है। तो इस कलम से क्या है, इससे कांच कटता है, कांच काटने के लिए, कांच काटने के लिए हीरे का प्रयोग होता है, ठीक है। आभूषण बनाने में आप सुनार की दुकान पर जाएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की आपको ज्वेलरी देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो ज्वेलरी है वो किसने बनाई है, बनाई तो एक किसी सराफे ने, बट इसमें क्या है, हीरे का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आभूषण बनाने में कर सकते हैं, आंखों की सर्जरी में भी हमें इसे यूज किया जाता है। हीरा का प्राप्त स्थान, हीरा की अगर हम बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश में मुझे ये सतना में मिलेगा, मेरा मतलब है कि ये भारत में सतना है।
मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक जगह है जहाँ पर ये सतना मिलता है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में मुझे बांदा जिले में देखने के लिए मिलेगा। बांदा की कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे मतलब हम कह सकते हैं वहाँ पर हमें हीरा मिला था, ठीक है। उसके अलावा कर्नाटक की बात करते हैं तो हमें ये गोलकुंडा में फुलेरी फुलरी। देखिए फ्लोरीन की बात करें, जब ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो हमें कार्बन का अन्य अपर रूप भी देखने के लिए मिलता है। मान लीजिए ग्रेफाइट होता है जो पेंसिल में लगा हुआ हो, जो काला पदार्थ है उसी को हम कहते हैं ग्रेफाइट। अगर हम ग्रेफाइट को एक हाई टेम्परेचर पर गर्म करें, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर गर्म करें तो वो अपने आप को क्या मॉडिफाइड कर लेता है, चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या उसका एक अन्य रूप मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो इसे सबसे पहले कुछ वैज्ञानिकों ने 1985 में बनाया था। कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर अध्ययन किया, उन्होंने क्यों नहीं ग्रेफाइट को कुछ अच्छे टेम्परेचर पर गर्म करें। तो देखते हैं इसकी बनाने के लिए तो वो हीरा बनाना चाह रहे थे, बट हीरा न बनने की वजह से क्या फ्लोरीन बन गया। ठीक, क्या बन गया, फ्लोरीन, जिसे आज फ्लोरीन कहा जाता है, ये फ्लोरीन बन गया। ठीक, इसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। यह कार्बन के 60 परमाणु का हिस्सा है। अब यहाँ पर कार्बन जो है, एक कार्बन जो होता है वो 60 कार्बन परमाणु से ऐसे जुड़ी होती है। यहाँ पर 60, वहाँ 4, वहाँ 3 ऐसे करके, ठीक। तो सबसे पहले C60 की पहचान की गई, ठीक, ये है फ्लोरीन। फ्लोरीन के सभी परमाणु षटकोणीय व पंचकोणीय के क्रम में रहते हैं। ज़्यादातर हम बात करते हैं फ्लोरीन की संरचना की, तो फ्लोरीन की जो संरचना होती है उसके जो सभी परमाणु होते हैं वो षटकोणीय में मिलेंगे या हमें पंचकोणीय में देखने के लिए मिलते हैं। यह विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात इसमें करंट नहीं दौड़ सकता, करंट नहीं दौड़ सकता, करंट नहीं दौड़ सकता है। यह है फ्लोरीन की संरचना। कार्बनिक रसायन का परिचय, अब हम पढ़ते हैं, देखिए कार्बनिक रसायन का परिचय। कार्बनिक रसायन का परिचय इन्हीं दो वर्गों में बांटा गया, पहला है कार्बनिक, दूसरा होता है अकार्बनिक। अब हम थोड़ा कार्बनिक और अकार्बनिक को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम कार्बनिक की बात करें तो कार्बनिक पदार्थ क्या है, ये जटिल पदार्थ भी कहे जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, जटिल पदार्थ। जटिल उसे कहते हैं जिसमें कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में, कार्बन की एक लंबी चेन होती है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कोई चीज है, कार्बन की ये लंबी चेन है, तो इसे कहेंगे हम जटिल। सिंपल उसे कहेंगे, जैसे ये छोटी 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 ऐसी चीज होती है उसे कहते हैं सिंपल। तो कार्बनिक पदार्थ वे होते हैं जहां पर देखने के लिए मुझे जटिल संरचना मिलती है, क्योंकि इनके अंदर हमें कार्बन बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। ये सामान्यतः सभी जंतु एवं पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों में पाए जाते हैं। देखिए जितने भी हमारे पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, तो सभी पेड़ पौधे हुए या जंतु हुए या जितनी खाने वाली चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ों के अंदर हमें, मैंने पहले ही अभी बताया था, वहाँ पर क्या हमें कार्बन देखने के लिए मिलती है, बट यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, कार्बन अधिक देखने के लिए मिलती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जटिल संरचना। उसके अलावा देखिए चीनी है, यूरिया है, सिरका है, सब क्या है, सब खाने वाली चीज़ें हैं। तो ये सब क्या है, खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगी, जटिल संरचना अर्थात कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जहां पर हमें कार्बन देखने को नहीं मिलता है, इन्हें हम सरल पदार्थ भी कहते हैं। इसमें कार्बन देखने को नहीं मिलता है, ठीक। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक HCl, जैसे पानी H2, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक। तो ये है मेरे पास नमक, इसमें किसी भी प्रकार का कार्बन नहीं होता है। और ये है पानी, पानी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कार्बन नहीं होता। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक। अब प्रयोगशाला के अंदर में सबसे पहले ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक था जिसे वैज्ञानिकों ने बनाया था। देखिए पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है, ठीक, जिसे सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया।
सन 1828 में बनाने वाले प्रथम व्यक्ति व्हेलर थे। ठीक, क्या थे वो? व्हेलर थे। ठीक, जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया जाता है तो यूरिया बन जाता है। ये है मेरे पास अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। जब हम इसे गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? यूरिया। ठीक, तो यूरिया बन जाता है। तो यूरिया क्या है? एक कार्बन एक पदार्थ है। अपवाद, अपवाद उसे कहते हैं जिसमें कार्बन होते हुए भी हम उसमें कार्बन नहीं देख सकते। जैसे मान लीजिए, अपवाद का मतलब होता है एक्सेप्शन। देखिए, कुछ यौगिक प्रकृति में ऐसे भी पाए जाते हैं जिनमें कार्बन का एक तत्व उपस्थित होते हुए भी वह कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में नहीं आता है। ये अपवाद की श्रेणी में आते हैं। जैसे मान लीजिए CO2। अगर हम यहाँ पर देखें तो C क्या है? मेरे पास कार्बन है। ठीक, C क्या है? हमारे पास कार्बन है। तो हम यहाँ पर ये भी तो कह सकते हैं CO2 क्या है? इसके अंदर कार्बन है, बट ये कार्बन की श्रेणी में नहीं आता है। अर्थात CO2 को आप जितना छोड़ोगे तो यहाँ पर ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड तो है, बट इसके अंदर कार्बन नहीं है। दूसरी बात, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर भी कार्बन देखने के लिए नहीं मिलता है। दूसरी बात, कार्बोनेट। कार्बोनेट की बात करते हैं तो कार्बोनेट में कार्बन का तत्व तो एक है, बट यहाँ पर भी कार्बन देखने के लिए हमें नहीं मिलेगा। उसके बाद बाइकार्बोनेट HCO3, यहाँ पे देखिए मुझे कार्बन मिल रहा है देखने के लिए, बट हम यहाँ पर ये कहेंगे ये भी कार्बन की श्रेणी में नहीं आता, अपवाद में आता है। जैसे कि साइनाइड की बात करते हैं तो साइनाइड भी बिल्कुल इसी प्रकार की कंडीशन है। ठीक, तो ये वो हैं जो अपवाद की श्रेणी में आते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन तो कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के संयोग से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब जैसे नाम है हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन भी होगी और C कार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो पदार्थ बनेगा नया, वही क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। वही क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो जैसे मान लीजिए मैथिन, जिसमें देखिए ऐसे करके मैथिन, ये क्या है? C और H दोनों के साथ मिलेंगे, यानी कार्बन हाइड्रोजन है तो क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन। एथिन C2H6, यहाँ पर देखिए कार्बन भी और हाइड्रोजन है। अब हमने पहले ही कहा जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो संयोग से बनते हैं, हमने पहले ही कहा जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे कि एथिलीन, ठीक, जैसे कि एसिटिलीन। चीज क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बन रही है। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, अगर हम हाइड्रोकार्बन के प्रकार के देखते हैं, इसके मुझे दो प्रकार देखने के लिए मिलते हैं। एक तो मिलता है मुझे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का मतलब होता है सैचुरेटेड। ठीक, असंतृप्त अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है, जो संतृप्त को असंतृप्त को हम देखेंगे क्या है। अब पहले देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन, जैसे ये है कार्बन, जैसे ये है कार्बन और ये है कार्बन, इसे आप अलग हटा दिए, इससे दोनों की। ठीक, कार्बन और कार्बन, कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, केवल एक बॉन्ड है, सिंगल है। ठीक, सिंगल बॉन्ड है, क्या है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक, एकल बंध होता है। कहने का तात्पर्य है इसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतृप्त होता है। कार्बन ये है तो कार्बन की चारों क्या होती हैं? इसी के साथ में जुड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? कार्बन की चारों इसी के साथ में जुड़ी हुई, 1 2 3, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, हम इसे अभी कर देते हैं। इसमें एक और जुड़ी हुई यहाँ पर H। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर H ये। ठीक, CH3 और एक और हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो कार्बन की देखिए एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो कार्बन की देखिए हमें यहाँ पर जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो जैसे हम क्या कहते हैं C2H6। ठीक है, ये देखो लिखा एथिन में, एथिन में देखिए यहीं पे लिखा C2H6, ये देखो लिखा C2H6। ठीक, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। ठीक, 1 2 3, जैसे ये है मेरे पास 1 2 3 4,
तो कार्बन के साथ में कुछ भी जुड़ा होगा वो क्या होगा, ए कार्बन से जुड़ा होगा। यहाँ कार्बन और कार्बन भी जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, ए कार्बन से, ठीक। इसे कहते हैं संतृप्त। संतृप्त का मतलब है जब कार्बन और कार्बन के साथ में एक ही बॉन्ड हो, ठीक है, कार्बन और कार्बन के साथ में क्या हो, एक ही बॉन्ड हो, ठीक है। ये देखिए एक ही बॉन्ड है, ठीक है, एक बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, एक ही बॉन्ड हो। इसी प्रकार से देखिए प्रोपेन को देखिए, एक दो तीन, ये प्रोपेन हो गई, ये प्रोपेन की होती है। तो ये प्रोपेन की होती है। इस प्रकार से कार्बन और कार्बन के बीच में हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अब इसमें देखिए असंतृप्त, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब ये है कार्बन और ये है कार्बन, इन दोनों के बीच में एक, ये देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड दे रखा है, ये क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक। ये क्या है मेरे पास, डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है मेरे पास, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसे कहते हैं असंतृप्त, इसे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे कि एथिलीन, एसिटिलीन। मेथेन की देखते हैं, मेथेन क्या है, यह हाइड्रोकार्बन का सरलतम यौगिक है। ये हाइड्रोकार्बन का क्या है, सरलतम यौगिक। इसकी संरचना देखिए, ये ऐसे करके ऐसे बना रखिए, ठीक है, ऐसे 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 करके, ठीक है, हाइड्रोजन। इसमें कार्बन के एक परमाणु के मध्य चार हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ये है मेरे पास कार्बन, इससे चार हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये देखो जुड़े हुए हैं जी, ये मैंने दिखा दिया, ठीक है, ऐसे करके सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, क्या है ये, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जो मैथीन की एक अणु का निर्माण करती है, क्या बनेगा, मैथीन का एक अणु, क्या बनेगा, एक अणु मैथीन का। मैथेन एक प्राकृतिक गैस है, पेड़ पौधों व अन्य जटिल कार्बनिकों के सड़ने से उत्पन्न होती है, इसे मार्श गैस भी कहते हैं। मान लीजिए कोई पेड़ है, पौधा है, अगर वो सड़ जाता है तो आप देखते हैं वो चीज़ जो सड़ती है, सड़ने के बाद जो वहाँ पर गंध आती है उसे हम कहते हैं मार्श गैस। अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या है, मैथेन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रही है। जब मैथेन बनेगी, सड़ी गली चीज़ों से जो बनने वाली चीज़ होती है, चाहे तरह जो पेड़ पौधों के सड़ने से जो बनेगी, उसके अलावा और भी कार्बनिक पदार्थ जैसे इंसान वगैरह और भी कुछ चीज़ें जटिल सड़ेगी तो वो सब मार्स गैस निकलती है। ईंधन क्या है, ईंधन का मतलब होता है फ्यूल। ईंधन जब जलेगा तो थोड़ा बहुत प्रदूषण अवश्य करेगा, ठीक, ऊष्मा निकालेगा। देखिए ईंधन वे पदार्थ हैं जिनसे दहन क्रिया द्वारा ऊष्मा प्राप्त हो। दहन का मतलब होता है जलना, ईंधन का मतलब जब उसे जलाएंगे तो वो क्या निकालेगा, ऊष्मा, ठीक है। ईंधन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। ईंधन से क्या होती है, ईंधन क्या है, ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। अधिकांशतः ईंधन में कार्बन तत्व या यौगिक के रूप में उपस्थित रहता है। उदाहरण के लिए जैसे मानिए पेट्रोल है, ये भी ईंधन है। भाई ईंधन अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालेंगे तभी तो गाड़ी चलेगी मेरी, क्योंकि उससे क्या मिलेगी, उससे एनर्जी मिलती है। उसके अलावा डीजल गाड़ियों में यूज करते हैं, कार है, बस है, ट्रक है। तो डीजल एक इस प्रकार का ईंधन है, उसे हम इंजन में डालते हैं तो इंजन में डालने के बाद जब वो जलता है तो वो क्या देता है, एनर्जी देता है। मिट्टी का तेल है, लकड़ी, कोयला है। लकड़ी की बात करें तो लकड़ी जलती है, जब लकड़ी को जलाएंगे तो जल करके वो क्या, कोयला बनाती है, ऊर्जा निकालती है, ऊष्मा निकालती है। ऊष्मा मतलब गर्मी, हीट देती है। कोयला भी क्या देता है, हीट। सब क्या देते हैं, ऊष्मा, ठीक है। ईंधन के प्रकार, ईंधन मुझे ठोस में भी देखने के लिए मिलेगा, द्रव में भी देखने के लिए मिलेगा और गैस में भी। ठोस में जैसे मान लीजिए लकड़ी का कोयला, ये ठोस हो गया, चारकोल। पत्थर का कोयला, गोबर के कंडे एवं कृषि अपशिष्ट, ये ठोस के रूप में होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए लकड़ी का कोयला ले लो तो भट्टी पे हम ट्रेन, पहले ट्रेन जो चलती थी वो वो उससे कोयला होता था,
पत्थर का कोयला होता था, उस पत्थर के कोयले को डाल करके ट्रेन चलती थी, क्योंकि कोयला जलता था, जलने के बाद क्या भाप बनती थी, भाप से क्या होता है इंजन चलता था। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से भट्टियों में डालते हैं तो खाना बनाते हैं लोग, खाना बनाने के लिए रख लेते हैं। ठीक है, कंडे हैं, गोबर के जब ठोस है। अब मिट्टी का तेल या डीजल या पेट्रोल या गैसोलीन या एल्कोहल, ये सारी चीज़ें लिक्विड के रूप में होती हैं। जैसे मिट्टी का तेल होता है, स्टोव में डाल रहे हैं, तो स्टोव में डालने के बाद क्या होता है, स्टोव चला लेते हैं तो खाना बनता रहता है। ठीक है, तो मिट्टी के तेल से देखिए खाना बना सकते हैं, डीजल से भी खाना बना सकते हैं, पेट्रोल से गाड़ी चला सकते हैं। ये सब क्या है, ईंधन है, गोबर। उसके बाद गैस की बात करें, जैसे मान लीजिए गोबर की गैस, अब तो खैर नहीं है कि अब से करीब 30-35 साल पहले खूब गोबर गैस हुआ करती थी गाँव में, जिसका खूब भरपूर प्रयोग होता था। ठीक है, उसके अलावा देखिए वाटर गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, प्राकृतिक गैस, एलपीजी। ठीक, एलपीजी मतलब सिलेंडर। सिलेंडर को तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग, क्योंकि आज घर घर में हमारे सिलेंडर है। तो वाहन चलाने में भी इसे यूज कर सकते हैं, कार चलाने में भी इसे यूज करते हैं, और घर पर खाना बनाने में भी इसे प्रयोग किया जाता है। घरेलू ईंधन, घरेलू ईंधन की बात करें तो घरेलू ईंधन में जैसे मान लीजिए लकड़ी है, ये है लकड़ी, लकड़ी को जलाएंगे तो रोटी बनती है। ठीक है, कोयला पे भी हम रोटी बना सकते हैं। मिट्टी के तेल को भी हम स्टोव के अंदर डाल सकते हैं, अपना दिया जला सकते हैं रात को। ठीक है, एलपीजी सिलेंडर, इस पर क्या हम खाना बना सकते हैं। औद्योगिक के रूप में वो होता है जैसे हम किसी इंडस्ट्री के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेट्रोल को भी हम किसी बड़े बड़े कंटेनर को चलाने के लिए, जनरेटर को चलाने के लिए, किसी और को, या वाहन को चलाने के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, नेफ्था हुआ, उसके बाद प्राकृतिक गैस जैसे सीएनजी। आजकल सीएनजी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ चुका है, जितने भी वाहन हैं सारे वाहन अब सीएनजी के हुए हैं। इंजन ईंधन में भी देखिए यूज करने वाली यही चीज़ें हैं। जैसे पेट्रोल है, इंजन में डालेंगे तो इंजन चलने लगेगा। मोटरसाइकिल का हुआ, कार का हुआ, ठीक है, और भी हुआ। डीजल है, ये भी इंजन में डालने वाला है। मिट्टी का तेल है, इसे भी हम इंजन में डालते हैं। और रॉकेट की अगर हम बात करें, जैसे रॉकेट है या जेट है या मिसाइल है, तो इनमें भी ईंधन पड़ता है। तो इसमें क्या पड़ेगा, मैथिल हाइड्रोजन या द्रवित हाइड्रोजन, ये होती है, देखो द्रवित हाइड्रोजन ऐसी होती है। ठीक है, तो इनमें भी देखिए ईंधन पड़ेगा तब ये चलेंगे, बिना ईंधन के नहीं। अब इनका अलग है थोड़ा। परंपरागत ईंधन उन्हें कहते हैं जो पहले चलती थी, इस समय पर अब बहुत कम हो चुके हैं। ठीक, जैसे पहले ज़्यादातर लोग लकड़ी से ही रोटी बनाया करते थे, सब काम लकड़ी को भी। अब भी लोग गांव में, हम स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो वहाँ देखते हैं लोग बहुत सारे लकड़ी लेकर के आते हैं, और लकड़ी पर ही क्या है, अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोयले को भी यूज करते हैं, उसके अलावा गोबर के कंडे। आप देहात में जाएंगे तो देहात में आपको ये गोबर के कंडे जरूर मिल जाएंगे, हम उपले भी बोलते हैं। ठीक है, गोबर के कृषि अपशिष्ट मतलब जो, मतलब कृषि की थी मैंने, मान लीजिए बाजरा किया मैंने, तो बाजरा के मैंने दाने तो ले लिए, बाकी के अलावा जो भी कुछ मुझे उसकी अपशिष्ट पदार्थ मिला, उससे रोटी बना सकते हैं, उसे जला सकते हैं, पशुओं को भी खिला सकते हैं। ठीक है, और उससे रोटियां बना सकते हैं। इसे परंपरागत ईंधन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह। पेट्रोलियम ईंधन तथा अन्य उत्पाद का प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए, पृथ्वी के अंदर, आखिर में हमें यहाँ पर ये समझना है कि जैसे मान लीजिए पेट्रोल है या और भी ईंधन है, जैसे कोयला वगैरह है, ये हमें मिल कहाँ से रहे। सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर में ये हमको मिल कहाँ से रहा है। हमें सबसे बड़ी समस्या, हमें सबसे पहली बात ये जानना है ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, पृथ्वी के अंदर से हमें मिले करोड़ों वर्ष पहले। आपसे नहीं बात करें, आपसे करोड़ों वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप जीव जंतु दब गए थे। तो हो सकता है हमारी पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले और भी जीव जंतु रहते होंगे। तो जैसे जैसे पृथ्वी पर आपदा आई, भूकंप आया, या इस प्रकार की घटना हुई जिससे वो सारे जीव क्या है, मर गए, तो वो दब गए। जब दब गए तो आज खोज करते 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 हम ये कह सकते हैं हमें क्या मिल रहा है, वो उसके जली हुई चीज, गली हुई चीज को हम आज यूज में ले रहे हैं। तो वही देखो, पृथ्वी के अंदर की अगर हम बात करें
तो पृथ्वी के अंदर नीचे की परतों पर हमें देखने के लिए पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है, जहाँ पर चीज़ दब जाती है। ठीक, आज हमें यहाँ पर वो चीज़ मिल रही है। मृत जीव जंतु ऊष्मा, दाब तथा उत्प्रेरक क्रिया के द्वारा अपशिष्ट होकर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। अब वो धीमे 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 जल दबे गए, दबने के बाद सड़ गए, बढ़ गए, डिकम्पोज, उनकी चर्बी वगैरह तो पिघल करके अब वो क्या है, पेट्रोल के रूप में हमें मिल रहे हैं। ठीक, तो पेट्रोलियम विभिन्न हाइड्रोकार्बनों का क्या है, मिश्रण है। पेट्रोलियम को खनिज तेल भी कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को द्रव सोना भी कहा जाता है, ये बात सही है। विश्व का सबसे पहला तेल कूप अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1859 ईस्वी में हुआ। 1867 ईस्वी में भारत का पहला तेल कुआं असम के माकुम डीग बोर्ड में खोदा गया। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे हमें समझना है, सारे बच्चे से नोट करते रहेंगे। एलपीजी की अगर हम बात करें तो देखिए, एलपीजी एक गंधहीन गैस है, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस है उसमें किसी भी प्रकार की कोई गंध नहीं है। ठीक, लेकिन अगर वह किसी प्रकार से लीक करने लगी तो आग पकड़ लेती है। अब उसमें गंध तो है नहीं, तो हम कैसे पता चलेंगे अब ये लीक कर रही है? तो इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, कोई गंध वाली चीज़ मिला देते हैं, जिससे कि पेट्रोल क्या है, जिससे एलपीजी की जो गैस होती है, सिलेंडर के अंदर में जो गैस है वो लीक करेगी, तो उसकी बदबू से हमें पता चल जाएगा। जैसे एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें गंध वाला एक पदार्थ एथिल मरकैप्टन, को क्या करते हैं, हम इसमें मिला देंगे इस गैस के साथ। ठीक, तो ये मिला दें। ठीक, एलपीजी मुख्यतः आइसोब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। ठीक, तो इसमें एलपीजी गैस के अंदर में देखिए दो चीज मिलेंगी। एलपीजी गैस में क्या मिलेगी, एक तो मिलेगी मुझे आइसोब्यूटेन प्लस प्रोपेन गैस मिश्रण, ये होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई गंध नहीं आती। ठीक, तो इसमें क्या करते थे, इसके अंदर हम क्या मिला लेंगे, एथिल मरकैप्टन मिक्स कर देंगे, उसके बाद वो आती है। ठीक है, कोयला क्या है, कोयला जिसे हम कहते हैं कोल। देखिए, पहले ही मैंने बताया था, कोयला की बात करें तो देखिए, भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप लाखों वर्ष पूर्व घने जंगल पृथ्वी के अंदर दब गए। पहले भी हमारी पृथ्वी पर कभी बहुत बड़े घने जंगल होंगे। जैसे जैसे भूकंप आया, उथल पुथल हुई, उथल पुथल का मतलब नीचे की चीज ऊपर हुई, ऊपर की चीज नीचे हुई, पृथ्वी ऐसे हुई। तो जो घने जंगल थे वो देखो कहीं पर हम दब गए, तो जहां पर दब गए वहां पर वो सड़ गए, बिल्कुल बेकार हो गए। ठीक है, तो हमने अब वहां पर खोदा खादी करे तो हमें उसकी जो सड़ी हुई चीज है, बिल्कुल बेकार चीज है, नष्ट हो गई चीज, वो चीज हमें मिल रही है, वो हमें कोयले के रूप में प्राप्त होती है। तो पृथ्वी के अंदर आज हमें यहाँ पर कोयले के रूप में प्राप्त हो रही है। ये दबे हुए मृत पेड़ पौधे उच्च ताप एवं दाब के प्रभाव से कोल यानी पत्थर का कोयला के रूप में परिवर्तित हो गई। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। कोयले की बात करते तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कहीं कि पहले के जो पेड़ पौधे थे वो दब गए, सड़ गए, बेकार हो गए। अब जो बेकार चीज है उसकी राख सी बन गई, बिल्कुल सड़ने के बाद कचड़ा बिल्कुल खराब हो गया बहुत। वही क्या है, आज जलाने के लिए कोयला हमें मिल रहा है। भारत में अगर कोयले की बात करते हैं तो भारत में देखिए, मुझे बिहार में अगर हम बात करें तो मुझे बिहार में कोयला मिलेगा, उसके अलावा मुझे मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए क्या मिलता है, कोयला मिलेगा। कोयला के अन्य प्रकार जैसे भूरा कोयला, जैसे हम लिग्नाइट कहते हैं, उसके अलावा डामर कोयला जिसे हम बिट्यूमिनस कहते हैं, उसके अलावा एंथ्रासाइट, ये कोयले के अन्य प्रकार। कोयला एक है, ठीक है, वो कोई भूरा कोयला होता है, कोई डामर कोयला होता है, कोई एंथ्रासाइट होता है, इनके अलग अलग नाम दे दिए हैं। अब हमें यहाँ पर समझना है कि आखिर में दहन क्या है। दहन का मतलब होता है जलना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ के जलने की क्रिया को हम दहन कहते हैं। ऑक्सीजन की, मान लीजिए इस समय हवा है और मैंने मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा है, ये जला दिया,
अब ये चल रहा है, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं जो ऑक्सीजन गैस है वो किसी भी पदार्थ को जलाने में सहायक है। तो अब मानिए वो लकड़ी है, मान लीजिए पेन है, इसे मैं यहाँ पर जलाऊंगा, हवा, इस कमरे में हवा है, जलाऊंगा जलने लगेगा, तो हम क्या कहेंगे ये क्या हो रहा है, इसका दहन हो रहा है, जल रहा है। ठीक, तो हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ के जलने की क्रिया को हम दहन कहते हैं। पदार्थों की दहन क्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब जैसे जलेगा तैसे क्या गर्मी देगी, और ये जलेगा तो क्या प्रकाश भी देगा हमें। ठीक, प्रकाश भी उत्पन्न होगा और ऊष्म ऊर्जा। कार्बन युक्त कोई पदार्थ जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। ठीक, तो देखिए मान लीजिए मैं इसे जलाऊंगा या किसी भी तो कार्बन जब युक्त कोई पदार्थ जलेगा तो पहली बात वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही बनाएगा। ज्वलनशील ताप क्या है, ज्वलनशील ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। अब मान लीजिए कोई भी मेरे पास पदार्थ है, वो वायु की उपस्थिति में जिस समय कोई भी टेम्परेचर हो, उस समय मान लीजिए कि इस समय थोड़ी ठंडा है तो टेम्परेचर कम है, अब मैं यहाँ पर किसी चीज़ को जला दूंगा तो यही उसका ज्वलन ताप हो जाएगा, तो भाई ये इसी टेम्परेचर पर चल रहा है। जब टेम्परेचर और कम और कम और कम कर देंगे तो वो चीज़ नहीं जलेगी। ठीक, तो जलने के लिए भी उसके लिए कोई टेम्परेचर होता है। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो उस समय वो नहीं जल रही है, लेकिन वही मई की और जून की इतनी गर्मी होती है, इतनी हवा होती है कि उस समय पे अगर मैं लकड़ी में जरा सी भी आग की चिंगारी दे दूं तो वो लकड़ी बहुत जल्दी जलने लगेगी। तो इसका मतलब है कि उस समय का जो टेम्परेचर है वो लकड़ी को हाल जला देता है, वही उसका ज्वलन ताप होता है। तो देखिए पेट्रोल का ज्वलन ताप कम होने के कारण वह जल्दी वाष्पित होकर के आग पकड़ लेता है। तो इसका जलन ताप बहुत कम होता है और बहुत जल्दी वाष्प हो जाएगा, एकदम हाल आग पकड़ लेगा। ठीक, वहीं पर देखो बात करें मिट्टी का तेल का ज्वलन ताप पेट्रोल से अधिक होने के कारण उसे स्टोव में प्रयोग किया जाता है। अब इसे आराम से स्टोव में प्रयोग कर दो, क्योंकि इसका ज्वलन ताप क्या है थोड़ा अधिक है और पेट्रोल का होता है कम। पेट्रोल का अगर स्टोव में जलाएंगे तो तुरंत आग पकड़ लेगा। ठीक, इसलिए पेट्रोल को हम उसका ज्वलन ताप जो है, दोनों के ज्वलन ताप में क्या होता है अंतर होता है। ठीक है, तो हम इसलिए मिट्टी का जो तेल है, मिट्टी के तेल को तो हम स्टोव में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसको ज्वलन ताप अधिक है, पेट्रोल का ज्वलन ताप कम है। ठीक, कम होता है वो जल्दी आग पकड़ लेगी, अगर हम पेट्रोल को स्टोव के अंदर डालें तो फट जाएगा तुरंत। ईंधन दहन के कारण पर्यावरण पर प्रभाव। अब देखिए जितने भी ईंधन जल रहा है, जो भी चीज नीचे जलती है, जलने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी चीजें गैसों को रिलीज करती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि क्या होता है हमारा प्रदूषण, हमारा पर्यावरण क्या है प्रभावित हो रहा है। ठीक है, देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ईंधनों में कार्बन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये बात सही है बिल्कुल। मान लीजिए कि पेड़ पौधे लकड़ी जो भी कुछ चीज़ें सब में कार्बन भरपूर मात्रा में होती है। ये वायु की उपस्थिति में जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में मुक्त करती है। अब जैसे जैसे ही लकड़ी जलेगी या कोई भी चीज़ जलेगी, जटिल चीज़ जलेगी, तो वो वातावरण के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती जाएगी। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगी, सब क्या छोड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगी, जिससे वातावरण में लगातार प्रदूषण बढ़ता जाएगा। अब जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाएगी तो वातावरण में क्या है बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फैल जाएगी तो प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है, और प्रदूषण होता जाता है, लगातार प्रदूषण बढ़ता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव देखिए ईंधन दहन के फलस्वरूप वातावरण में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मान लीजिए ये है मेरी पृथ्वी, इस पृथ्वी पर मैं देखिए बहुत ज़्यादा पेट्रोल, डीजल, लकड़ी लकड़ी उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़, रबड़, प्लास्टिक, सारी चीज़ जल रही है। तो जलने के बाद क्या है वो कार्बन डाइऑक्साइड को
छोड़ दिए। तो पृथ्वी से जैसे ही छोड़ेगी तैसे पृथ्वी के करीब है 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के ऊपर, ठीक 40 किलोमीटर ऊपर देखो एक ऐसी प्रदूषण की परत जम जाएगी। ये देखो परत जम गई है, ये प्रदूषण की एक परत जम जाती है। ठीक, इसे यहाँ पर देखिए, आप यहाँ समझ लिए कि ऐसे करके ये यहाँ पर प्रदूषण की एक परत जम जाएगी पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, और ये है सूर्य, ठीक, और ये है पृथ्वी। तो इसके ऊपर देखिए ये परत जड़ेगी प्रदूषण की। ये क्या है? प्रदूषण की परत। यह कार्बन डाई गैस सूर्य की ऊष्मा को वायुमंडल में वापस जाने से रोकती है। अब ऊपर से जो सूर्य है, सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, वो किरणें देखिए यहाँ पर नीचे पृथ्वी पर आ गई यहाँ पर। ठीक, ये देखिए किरणें आ गई पृथ्वी पर, यहाँ पर देखिए, इसे समझ लीजिए और अच्छी तरह से इरेज कर दो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ये देखिए ये सूर्य की किरणें देखो पृथ्वी तक आ गई, ये देखो पृथ्वी तक आ गई। अब पृथ्वी तक आकर अब यहाँ से जो देखो वापस जा रही है, वापस नहीं जा पा रही, यहाँ पर जाकर रुक गई। ठीक, तो जब वो वापस नहीं जाएंगे तो हमारी पृथ्वी पर क्या होगी? गर्मी होगी। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई कमरा देखा तो नहीं, कमरा है, कमरे के अंदर में कमरा चारों तरफ से कांच का बना हुआ है। ठीक, अब उस कमरे के अंदर में प्रकाश को देखोगे तो प्रकाश तो उस कमरे के अंदर मारा, लेकिन प्रकाश की और जो किरणें हैं वो अब कमरे से बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से कांच का जो कमरा है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक, ठीक इसी प्रकार से आप कंसेप्ट को यहाँ पर लगाइए। पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर वो प्रकाश की मतलब वो सूर्य की किरणें तो आ जाती हैं। ठीक, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं पृथ्वी पर आ जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी से वापस ऊपर की तरफ जाती हैं तो प्रदूषण की एक लेयर बनी हुई है, जो प्रदूषण यहाँ पर देखिए स्लाइड पर, जो प्रदूषण की, इससे अब वो वापस नहीं जा पाती, यहाँ पर रह जाएंगे, यहाँ पर टकरा जाएंगे। ठीक, जिसकी वजह से इस नीचे पृथ्वी के नीचे क्या है? गर्मी हो जाती है बहुत ज्यादा। और जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हमारे जो पहाड़ हैं, पहाड़ पर जो बर्फ जमी है वो बर्फ पिघलने लगती है। ठीक, जब वो बर्फ पिघलेगी तो समुद्र के किनारे पर जो पानी है, वो समुद्र के किनारे पर जो रहने वाले जो लोग हैं, वो क्या होगा? वो पानी की चपेट में आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर से बर्फ पिघलेगी और नदियों के द्वारा वो समुद्र में जाके सारा पानी मिल जाता है, जिससे क्या समुद्र का जल स्तर ऊंचा हो जाएगा। ठीक, और समुद्र के किनारे रहने वाले लोग जो हैं वो उस समुद्र की चपेट में आ जाएंगे। आने वाले समय में खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए हमें प्रदूषण पर क्या है? कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारे अध्याय का समापन होता है। कुछ हमारे अध्याय में आने वाले सवाल हैं, क्वेश्चन से थोड़ा हम उन्हें देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। निम्नलिखित पदार्थों में से किसने कार्बन पाया? कार्बन नहीं, किस में? ठीक, किस में कार्बन नहीं पाया जाता है? देखिए, इसमें मिलता है कोयला, मिलता है चीनी, मिलता है रोटी, मिलता है, बट नमक ऐसा यहाँ पर मुझे कार्बन देखने के लिए नहीं मिलता है। प्रकृति में कार्बन पाया जाता है केवल मुक्त अवस्था में, केवल यौगिकों में, मुक्त एवं यौगिक दोनों ही अवस्था में मिलता है। ये बात सही है। कुकिंग गैस, कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक है? कुकिंग गैस में अगर बात करें तो यहाँ पर मुझे ब्यूटीन देखने के लिए मिलेगा। ठीक, ब्यूटीन मिलेगा देखने के लिए, और मुझे किस में देखने के लिए मिलता है? प्रोपेन। ठीक, ये होता नहीं है, ये होता नहीं, ये होता, ये चीज मिलती है देखने के लिए। ठीक, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है ग्रेफाइट, जंतु चारकोल नहीं है। ये सब क्या है? जैसे जंतु चारकोल, कोयला, लकड़ी का चारकोल, ये सब क्या है? अक्रिस्टलीय। लेकिन क्रिस्टलीय क्या है? ग्रेफाइट। ठीक, क्रिस्टलीय क्या है? हीरा। और क्या है? फुलेरिन, फुलेरिन, ये क्रिस्टलीय रूप होते हैं। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है, कार्बन सभी सजीव तथा कुछ निर्जीवों में उपस्थित होता है। मेथेन हाइड्रोकार्बन का सरलतम रूप है। हीरा सबसे कठोर होता है। पेट्रोल अत्यधिक ज्वलनशील ईंधन है। पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए।
सभी हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पदार्थ हैं, ये बात सही है। हीरा कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप नहीं, क्रिस्टलीय रूप है। शुगर चारकोल कार्बन का शुद्धतम अक्रिस्टलीय रूप है। हाँ, बात सही है, अक्रिस्टलीय रूप है, ठीक है। लकड़ी के चूल्हे की दक्षता सबसे अधिक होती है, सही है। संक्षेप में उत्तर दीजिए। अपर रूप क्या होते हैं? कार्बन के अपरूपों का उल्लेख कीजिए। अपर रूप वे पदार्थ जो विभिन्न भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण समान रखते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। कार्बन विभिन्न अपर रूपों में मिलता है, जिन्हें निम्न दो भागों में बांटा गया है। पहला क्रिस्टलीय रूप, जैसे हीरा, ग्रेफाइट। अक्रिस्टलीय रूप लकड़ी का कोयला, हड्डी का कोयला, काजल तथा गैस कार्बन आदि। हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों की तुलना कीजिए। हीरा तथा ग्रेफाइट के निम्न गुण स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। रंग, कार्य, पारदर्शिता, कठोरता, इसमें मुझे क्या है, सब में अलग मिलेगा, ठीक है। हीरा वहीं पर सफेद होगा, चमकीला होगा, तो ग्रेफाइट काला भुरभुरा होता है, ठीक है, सिलेटी कलर का होता है। कार्य में अंतर है, कठोरता में अंतर है, हीरा कठोर है जबकि वो चीज कठोर नहीं है। देखिए, ग्रेफाइट तथा हीरा दोनों ही अपने गुण में अधिकांशतः भिन्न है। ग्रेफाइट धूसर रंग का एक काला पदार्थ है। यह स्पर्श करने पर चिकना तथा फिसलने वाला पदार्थ है, जबकि हीरा पारदर्शक तथा कठोर होता है, ठीक है। अब तक ज्ञात सबसे अधिक कठोर पदार्थ होने के बावजूद हीरा सरलता से टूट जाता है। बहुत से फलकों द्वारा क्रिस्टल बनाने के लिए इसे विभिन्न तलों के साथ साथ काफी सफाई से तोड़ा जाता है, ठीक है। हीरे पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण पुंज तेजी से बिखर कर अर्थात परिशोषित होकर एक सजीव इंद्रधनुष बनाती है। अतः इसको इसके स्थान से थोड़ा सा हटाने पर यह चमकता है। तो हीरा को हम देखते हैं, उसमें तो प्रकाश की किरण है, एक किरण पुंज बनाती है, इंद्रधनुष के समान संरचना बनाती है। उसे जरा सा भी इधर उधर हटा देंगे तो वो हीरा क्या है, धूप में चमकता है, ठीक है। दूसरी बात, और सुंदर रंगों के रूप में चिंगारी निकलता हुआ प्रतीत होता है। ग्रेफाइट तथा हीरा में कार्बन परमाणु विभिन्न तरीकों यानी पैटर्न में परस्पर जुड़े या आवंधित होते हैं। अगर मैं ग्रेफाइट की बात करता हूँ, यहाँ पर एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जबकि हीरा के अंदर में एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ा होता है। ग्रेफाइट के अंदर हम बात करते हैं तो ग्रेफाइट के अंदर मुझे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है, वहीं हीरा के अंदर मुझे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। परमाणुओं के इन्हीं विभिन्न पैटर्न के कारण ये दोनों गुणों में क्या भिन्न भिन्न होता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में अपने पास के अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है और षटकोणीय जाल बनाते हैं। अनेक ऐसे तल एक दूसरे के ऊपर ढीले ढाले और आबद्ध रूप में रखे होते हैं। इसे इसी कारण ये तल तरलता से फिसल जाते हैं। इसी गुण के कारण ग्रेफाइट स्पर्श करने पर चिकना और फिसलने वाला पदार्थ लगता है और एक उत्तम स्नेह के रूप में उपयोग होता है। हीरे में कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था पूर्णतः भिन्न है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर द्रव्य में 3D स्ट्रक्चर और दृढ़ संरचना बनाता है। इसी अत्यधिक स्थायी संरचना के कारण हीरा अब तक ज्ञात पदार्थ में सबसे कठोर होता है, ठीक है। तो हीरा के अंदर में देखो, हमने बताया कि अभी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है बिटवीन कार्बन टू कार्बन, ठीक है। तो जिसकी वजह से हीरा क्या एकदम कठोर हो जाता है। मैथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं? देखिए, अगर मैथेन की बात करें, मैथेन को मार्स गैस कहते हैं। मैथेन गैस वायु की अनुपस्थिति में दलदली स्थानों पर पेड़ पौधे और कार्बनिक पदार्थों के गलने सड़ने से बनती है, इसलिए इसे मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस उसे कहते हैं जो किसी दलदली स्थान पर, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है और
उसकी अनुपस्थिति बन रही है, सड़ गल रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। ठीक है। पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? पेट्रोल करोड़ों वर्ष पहले तभी मृत जीव जंतु एवं वनस्पति के अपघटन से बने पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, इसलिए पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहते हैं? वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है, क्योंकि किसी राष्ट्र की उन्नति पेट्रोलियम की मात्रा पर निर्भर करती है। कृषि, उद्योग, यातायात एवं संचार आदि विभिन्न कार्यों में इसका प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। इसलिए पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न है, प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है? प्रकृति में कार्बन कार्बन एक तत्व है, ये बात सही है, जिसका परमाणु भार 12 होता है। यह स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में शुद्ध रूप में हीरे तथा ग्रेफाइट के रूप में मिलता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त अवस्था में यह पेट्रोलियम, खड़िया तथा चूने के पत्थर के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है। तो पेट्रोल को प्रकृति में देखते हैं, कार्बन हमें भिन्न भिन्न रूपों में देखने के लिए मिलता है। अब लैंप ब्लैक क्या है? लैंप ब्लैक का मतलब होता है कालिक। ठीक। तो देखिए, लैंप ब्लैक मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त कालिक को कहते हैं। ठीक, कालिक को ही कहते हैं। ठीक है। हाइड्रोकार्बन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, हाइड्रोकार्बन यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण है? पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। देखिए, लकड़ी, कंडे, खेतों में धान व गेहूं के पुआल जलाने से होने वाले प्रदूषण के कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। देखिए, लकड़ी के कंडे जलाएंगे या हम लकड़ी को जलाएंगे, या खेतों में जो धान होते हैं, धान की जो बचा हुआ धान तो हम निकाल लेते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ प्यार होता है, जिसे प्यार से बोलते हैं, प्यार बोलते हैं देहाती भाषा में, वो जलाते हैं। उसके अलावा इसी प्रकार गेहूँ है, कुछ लोग तो गेहूँ का भूसा बना करके जानवरों को खिला देते हैं, कुछ लोग जला देते हैं। तो उन्हें जलाने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। देखिए, लकड़ी, कंडे, गेहूं व धान के पुआल यानी पराली, कोयला, पेट्रोल, एलपीजी के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। खेतों में धान व गेहूं के पुआल, ठीक, पुआल का मतलब पराली जलाने से वायुमंडल धुआं, तो उससे क्या होता है, वायुमंडल में एक घना धुआं सा छा जाता है। ठीक है। इससे आंखों में जलन व सांस लेने में तकलीफ होती है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ईंधन क्या है? ईंधन का वर्गीकरण कीजिए। देखिए, ईंधन से दहन क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। ईंधन करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी के अंदर दबे मृत जीव जंतु और वनस्पतियों के अपघटन द्वारा प्राप्त पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है। ईंधन तीन अवस्था में पाया जाता है, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन। ठोस जैसे मान लीजिए चारकोल है, कोयला है आदि। द्रव पेट्रोल, डीजल। गैस गोबर गैस, एलपीजी आदि। अगला देखिए प्रश्न है, हीरा में कार्बन परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं? चित्र की सहायता से समझाइए। अब देखिए, हीरा हीरा कार्बन का एक पारदर्शी क्रिस्टलीय अपरूप है। हीरा में इसमें कार्बन का एक परमाणु चार परमाणुओं से जुड़ा होता है। अब मान लीजिए ये है एक परमाणु और ये चार से जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए ये है एक परमाणु, अब नीचे पहुंचने का एक, दो, तीन और एक ये चार। ठीक, ऐसे करके ये चार, एक है चार परमाणुओं से जुड़ा होगा। ठीक है। इस प्रकार से एक एक करके ऐसे करके ये जुड़े होते हैं। एक कार्बन चार परमाणुओं से जुड़ा होता है, एक कार्बन परमाणु। ठीक है। तो ऐसे करके एक कार्बन परमाणु है वो ऐसे करके चार से जुड़ा हो जाएगा। ठीक है।
कार्बन परमाणु के चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण यह पूर्णतः आवत कठोर तथा त्रिविमीय संरचना है। त्रिविमीय का मतलब 3D, 3D, ठीक, 3 डायमेंशनल त्रिविमीय संरचना होती है। हीरा का हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? ठीक है, तो हीरे को सरलता से भिन्न भिन्न ताल में तोड़कर कई फलक वाले क्रिस्टल बनाए जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टल बनाए जाते हैं। भिन्न भिन्न जाल में तोड़कर, ठीक, जाल में या क्रम में, ठीक, जिससे इस पर पड़ने वाला प्रकाश पुंज विभक्त होकर शीघ्र साथ इंद्रधनुषी रंग बनाता है। यह थोड़ी सी भी हलचल में झिलमिल आता है, ठीक, झिलमिलाता है, ठीक है, झिलमिल आता है मतलब झिलमिलाता है, इसमें लिया झिलमिलाता है, झिलमिलाता है और सुंदर रंगों वाला स्फुलिंग उत्पन्न करता है। अतः हीरे के उपयोग से आभूषण की सुंदरता बढ़ जाती है। इसी कारण से हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो शुगर चारकोल का उपयोग लिखिए। शुगर चारकोल का उपयोग अपचायक के रूप में होता है। यह धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचायित करता है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4-4 पद हैं। प्रत्येक प्रश्न में 3 पद किसी न किसी रूप में एक से भिन्न है और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की पहचान कर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जैसे मान लीजिए पहला हीरा, कोयला, जंतु चारकोल, काजल। इनमें सारी चीज़ों को देखो तो हीरा अलग है, ये सारी चीज़ क्या है, ये अक्रिस्टलीय, हीरा क्या है मेरे पास क्रिस्टलीय। अब मैथिन, एथिन, प्रोपिन, एथिलीन, अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये देखिए, मैथिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एथिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, प्रोपिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, बट एथिलीन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अर्थात ये डबल बॉन्ड वाला है। एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, अगर हम बात करते हैं एलपीजी की बात करते हैं, ठीक, पेट्रोल की बात करते हैं, डीजल की बात करते हैं, ये तीनों चीज़ ऐसी जिसे हम इंडस्ट्रियल में आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक। और लकड़ी की बात करें तो लकड़ी बिल्कुल इससे डिफरेंट, इसे जलाएंगे तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन मिलेगा, ठीक। अब खाने का सोडा, चीनी, रोटी, नमक, अगर हम तीनों की बात करते हैं तो यहाँ पर रोटी मुझे डिफरेंट मिल रही है, ठीक है। खाने का सोडा ऐसा है और चीनी ऐसी है और नमक ऐसा, ये चीज़ ऐसी है जो कि हमें प्रोसेस करके प्राप्त हो रही है। जैसे खाने का सोडा ये प्रोसेस करके प्राप्त हो रहा है, चीनी प्रोसेस करके प्राप्त हो रहा है, नमक प्रोसेस करके प्राप्त हो रहा है, बट रोटी क्या है, मुझे बिना प्रोसेस से प्राप्त हो रही है। तो अब हमारा यहाँ पर पावर पॉइंट खत्म होती है और सारा का सारा डेटा हमने अपनी किताब विज्ञान भारती किताब से लिया गया है और यहाँ पर हमारे चैप्टर का समापन होता है प्यारे बच्चों। तो हम ऐसा करते हैं, अब हम आपसे विदा लेते हैं और वीडियो को आप देखते रहिए और घर पर किताब पढ़ते रहिए, अपने अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए और बेसिक शिक्षा की क्लास की रोजाना अटेंड कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।